हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन अगस्त महीने की कंप्लीट कर रहे थे और उसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन एनवायरनमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एनवायरनमेंट टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें बाकी है, अभी ज़्यादा कोई टॉपिक्स मतलब विशेष टॉपिक्स बाकी नहीं है, 3-4 टॉपिक बाकी है और साथ में कुछ शॉर्ट्स इन न्यूज़ है जिसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले टॉपिक है रिसेंटली द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 वॉज अडोप्टेड विच अमेंड्स द अर्लियर 2005 एक्ट। पहले क्या था कि भाई कोस्टल एक्वाकल्चर एक्ट 2005 था, उसकी जगह अभी रिप्लेस करके कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 आ चुका है। नाउ अभी उससे पहले कुछ डेटा पढ़ लेते हैं कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर तीसरा फिश प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा। याद रखना, वर्ल्ड के अंदर तीसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कौन सा है, तो भाई इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन है वर्ल्ड के अंदर, कौन सा, इंडिया। फिश के मामले में तीसरा, एक्वाकल्चर के मामले में, मरीन प्रोडक्ट के मामले में सेकंड नंबर पे है। और इंडिया ने अपने जो सी फूड एक्सपोर्ट है, सी फूड जो कि सी फूड आइटम्स होते हैं, उनकी एक्सपोर्ट को डबल कर दिया गया है 2013 से 2023 के बीच में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और फ्रोजन श्रिम्प रिटेन्स द टॉप पोजीशन एज द मेजर एक्सपोर्ट सी फूड आइटम। एक फ्रोजन श्रिम्प नाम से मतलब एक फिश आती है, जो वो क्या है, उसकी जो एक्सपोर्ट है इंडिया में सबसे टॉप नंबर पर है। ठीक है, यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन सी फूड फॉलोड बाई चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। तो इंडियन जो सी फूड है उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सा है, तो यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे यूरोपियन यूनियन। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इनमें से यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग। आजकल यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने अपने क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो नाउ दे कैन आस्क सिंपल कि भाई जो सी फूड आइटम है इंडिया के यूएसए इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन सी फूड प्रोडक्ट। ठीक है, एक स्टेटमेंट आ जाता है तो अपने को बोलना है नहीं, ये गलत है। यूएसए लार्जेस्ट इंपोर्टर है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 को इनेक्ट किया गया था, किसके लिए, कि एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, जिसका काम क्या होगा, वो रेगुलेट करेगी एक्टिविटी कनेक्टेड विद कोस्टल एक्वाकल्चर इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के अंदर जो कोस्टल एक्वाकल्चर है, जो अपना जो समुद्री कल्चर है, जो समुद्री एक्वाकल्चर है, मरीन एनवायरनमेंट है, उसकी रेगुलेशन करना, उससे रिलेटेड एक्टिविटी को। ठीक है, इट एम टू प्रोटेक्ट, इसका उद्देश्य है कि भाई प्रोटेक्ट करो कोस्टल एनवायरनमेंट को, साथ के साथ ही प्रमोट करो ग्रोथ ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर फार्मिंग इन कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री तट वाले जो एरिया है, उसके अंदर मरीन प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना है, उसकी फार्मिंग को। इट डिफाइंस कोस्टल एक्वाकल्चर, ये कोस्टल एक्वाकल्चर को डिफाइन, मतलब कोस्टल एक्वाकल्चर का मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है कल्चरिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इन पॉन्ड्स, पेन्स, एनक्लोजर्स और अदरवाइज इन कोस्टल एरिया ऑफ श्रिम्प, प्रॉन, फिश और अदर एक्वेटिक लाइफ इन सेलिन और ब्रेकिश वाटर बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। सिंपल सा मतलब है कि जैसे समुद्र है, उसके अलावा खारे पानी का जो क्या बोलते हैं इसको, जो खारे पानी की जो भी पॉन्ड्स है, खारे पानी वाले समुद्र है, खारे पानी के जो जलाशय है, उसके अंदर जो समुद्री तट के ऊपर क्या अपने को जो, मतलब मैं आपको इसकी हिंदी एक्चुअल में बताता हूँ, 1 सेकंड, हिंदी में आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हिंदी की डेफिनेशन समझ लो। तटीय जल कृषि का आशय समुद्र तट अथवा मुहाने पर समुद्री अथवा खारे जलीय वातावरण में मछली, शंख और जलीय पादपों जैसे जलीय जीवों की खेती से है। आप मेरी बात को समझो, क्या लिखा हुआ है, तटीय जल कृषि का आशय समुद्र तट अथवा मुहाने पर समुद्री अथवा खारे जलीय वातावरण में मछली, शंख, जैसे कि क्या होता है कि मतलब जो अभी अपन ने बोला ना कि कोस्टल एक्वाकल्चर, उसका मतलब क्या हो गया, एक तो समुद्र तट, एक अथवा मुहाने पर समुद्री अथवा खारे जलीय वातावरण में मछली, शंख और जलीय पादप जैसे जलीय जीवों की खेती से है। इस टाइप की खेती को क्या बोलेंगे अपन, कोस्टल एक्वाकल्चर, जिसमें फिश आ गया है, शंख आ गया है और जलीय पादप आ गए हैं। ठीक है, मरीन जो अपन क्या बोलते हैं, मरीन ट्री है, मरीन जो एक्वाकल्चर के जो मरीन प्रोडक्ट है, मरीन फौना बोल सकते हैं अपन उसको। इस अधिनियम का उद्देश्य तट के करीब में जो समुद्री भोजन है उसकी खेती में शामिल प्रक्रियाओं की देखरेख और विनियमन के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण नामक एक विशेष संगठन की स्थापना, जो अपन ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुकी है अपन। ठीक है, अभी मैं आपको वापस इंग्लिश में चलते हैं अपन।
समझ में आ गया। देखो ऊपर अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन क्या कि एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, कोस्टल एक्वाकल्चर अपन ने पढ़ लिया है। उसके अलावा कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का काम होगा रेगुलेट करना एक्टिविटी, जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर कोस्टल एरिया के अंदर जो कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड जलीय कृषि से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करना है। ये समझ में आ गया होगा। अब नाउ इसके अंदर बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसके अंदर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इंक्लूड नहीं है किसके अंदर, कोस्टल एक्वाकल्चर में। उसके अलावा इट ऑल्सो फैसिलिटेट द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर विद इन द कोस्टल रेगुलेटरी जोन एरिया एंड बियॉन्ड। इट ऑल्सो फैसिलिटेट यानी जो ये एक्ट है अपन जो अभी पढ़ रहे हैं 2005 वाला एक्ट, उसका काम क्या था, वो फैसिलिटेट करता था किसके लिए कि कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, यानी जो जलीय कृषि है उसको कोस्टल रेगुलेटरी जोन एरिया एंड उसके अलावा जो भी उसके आगे का भी एरिया है उसके अंदर रेगुलेट करने का काम भी था, कंटिन्यूसली उसको ऑपरेशन करना था। नाउ इट पेनलाइज्ड अनरजिस्टर्ड फार्म्स, जो अनरजिस्टर्ड फार्म्स है और प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर अगर कोई भी फार्म्स ऐसे है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनको पेनलाइज करने का काम भी 2005 वाला जो एक्ट था वो बताता था। अब इन 2005 कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी वॉज इसेंशियली श्रिम्प फार्मिंग, उस टाइम पे क्या केवल श्रिम्प फार्मिंग होती थी। नाउ न्यूअर फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर हैव कम अप विच कैन बी डन इन कोस्टल एरियाज एंड मोस्टली विथ इन CRZ, यानी जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन एरिया है वहाँ पर अभी पहले क्या होता था केवल श्रिम्प फार्मिंग होती थी, लेकिन अभी नए नए मेथड्स आ गए हैं और वो सब जगह हो सकते हैं, वो कोस्टल एरिया के अंदर भी हो सकते हैं और कोस्टल रेगुलेटरी जोन एरिया के अंदर भी हो सकते हैं। हाउएवर देयर हैव बीन डिमांड टू रिमूव द जो अभी क्या है कि 2005 एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो डिफाइंड नहीं है और ऐसे वर्ड्स है जिसके कारण बहुत सारी लिमिटेशन आ रखी है, तो उनको हटाने की अभी डिमांड थी, इस कारण ये एक्ट आया है। नाउ अबाउट कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 अपन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले अपन ने ऑलरेडी ये तो पढ़ ही लिया है कि भाई इंडिया का स्थान कौन सा क्या है। उसके अलावा एक ये अभी ये वाला बॉक्स अपन लास्ट में पढ़ लेंगे, उससे पहले ये पढ़ लो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसने क्या किया है, जो कोस्टल एक्वाकल्चर की डेफिनेशन को बढ़ा दिया है, उसको विस्तृत किया है। इसके अंदर ऑल एक्टिविटी ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके अंदर क्या केज कल्चर, सीवीड कल्चर, बाइवाल्व कल्चर, मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर एंड पियरल ऑस्टल कल्चर आर प्रमोटेड। मतलब जैसे ये आपको पता है केज कल्चर में क्या होता है कि जैसे एक ये पिंजरा होता है, पिंजरे के अंदर खुला पिंजरा होता है, उसके अंदर अपन उसको समुद्र में डाल देते हैं और उसमें ऑटोमेटिक मछली आके फंस जाती है। वैसे ही सीवीड कल्चर होता है मछलियों को फंसाने के लिए। बी वाल्व कल्चर, मरीन ऑर्नामेंटल फिश रजिस्ट्रेशन, जो मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर है, और पियल ऑस्टल कल्चर। इस तरह इनको नए नए कल्चर आ गए हैं किसके लिए, जो मरीन प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पिंजरे के मतलब अलग अलग टाइप के। आप जब इनको पढ़ोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लास्ट में आपको क्या करूँगा, सबके स्नेप्स बता दूंगा कि कैसे क्या होते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि केज कल्चर का स्नेप क्या होता है, सीवीड कल्चर का स्नेप कैसे होता है। मैं आपको ये अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, ये एक बार टॉपिक कंप्लीट करके अपन इसको मतलब गूगल पे जाके देख लेंगे कि भाई कैसे क्या, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर, और 2023 एक्ट में नए ऑप्शंस क्या क्या आए हैं। रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए जाएंगे अंडर द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट है ठीक है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए जाएंगे। एंड उसको जो रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड ग्रांटेड है वो प्रिवेल करेगी और उसको माना जाएगा एज ए वैलिड परमिशन अंडर CRZ नोटिफिकेशन। जो CRZ नोटिफिकेशन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, उसके अंदर उसको वैलिड परमिशन माना जाएगा। उसके अलावा कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो बनी हुई है उसके एडिशनल क्या क्या रोल होंगे, वो स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे किसके लिए, एक तो इनपुट एंड डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम एक्वाकल्चर यूनिट्स। अगर अपन एक्वाकल्चर यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब जो अपन कृषि जलीय कृषि करने के लिए कोई यूनिट्स है, तो वो कुछ इनपुट्स एंड एफ्लुएंट्स को, कुछ तो वो इनपुट्स के यूज करेंगे, कुछ एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करेंगे, तो उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे कि इनके कैसे क्या स्टैंडर्ड रहेगा इनपुट का और डिस्चार्जेज का। उसके अलावा प्रोहिबिट करेंगे यूज ऑफ सर्टेन इनपुट, ऐसे इनपुट को प्रोहिबिट करने का काम करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। मॉनिटर करेंगे एंड रेगुलेट करेंगे यूनिट्स को, इनपुट्स को एंड एमिशंस को। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नए एडिशनल रोल उनको दिए गए हैं। साथ ही डीक्रिमिनलाइजेशन एंड फिक्स्ड पेनल्टीज इफ कोस्टल एक्वाकल्चर इज कैरिड आउट इलीगली। अगर कोस्टल एक्वाकल्चर को इलीगली किया जाता है तो उसके अंदर मतलब पहले क्या होता था कि सज़ा बहुत ज़्यादा, मतलब जेल की सज़ा भी हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ पेनल्टी का प्रोविज़न है। इसके अंदर पेनल्टी को फिक्स किया गया है और जो सज़ा का प्रोविज़न है उसको कम कर दिया गया है या हटा दिया गया है। परमिटिंग सर्टेन एक्वाकल्चर एक्टिविटी, सर्टेन एक्टिविटी को परमिट किया गया है, एक्वाकल्चर एक्टिविटी को किसके अंदर, जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन एरिया के अंदर सर्टेन एक्वाकल्चर एक्टिविटी को परमिट किया जाएगा।
एक्ट परमिट करता है हेचरीज, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर एंड ब्लड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन नो डेवलपमेंट जोन, जो नो डेवलपमेंट जोन के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऑफ सी एंड बफर जोन ऑफ क्रीक्स रिवर्स बैक वाटर्स। उसके नो डेवलपमेंट जोन एंड बफर जोन के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके अंदर परमिशन अभी धीरे धीरे ग्रांट कर दी गई है सर्टेन एक्वाकल्चर को। एक तो हेचरीज, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर एंड ब्लड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन। इसको भी अपन एक बार मैं आपको सबकी स्नैप बता दूंगा लास्ट में, जो आप फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है दैट हार्म ह्यूमन हेल्थ इन कोस्टल एक्वाकल्चर। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, जो एंटीबायोटिक्स है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उसके यूज को प्रिवेंट करना भी इन्होंने, जो कि ह्यूमन हेल्थ इन कोस्टल एक्वाकल्चर के अंदर उसको भी, उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन डाल दिया गया है, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी डाल दिया, जो कि नुकसानदायक हो उनको भी प्रिवेंट कर दिया जाएगा। बायो सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इस नए एक्ट की 2023 की, तो इसके कारण कोस्टल एरिया की ग्रोथ बढ़ेगी, अथॉरिटी को एम्पावर करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। कैसे कि इसके अंदर ऑफेंसेज जो भी है उसको डिक्रिमिनलाइज यानी अपराध मुक्त कर दिया गया है और सिर्फ पेनल्टी लगाई जाएगी। तो उसके फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो नए नए फार्मर्स, एक्वाकल्चर फार्मर्स आएंगे, वो धीरे धीरे उनको जो मल्टीपल एजेंसी से जो क्लियरेंस लेनी पड़ती है वो लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रमोट न्यू एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर, हम क्या करेंगे, अब प्रमोट किया जाएगा न्यू एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा डेडिकेटेड फैसिलिटी को, कि डेडिकेटेड फैसिलिटी पे फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा ताकि जो जलीय कृषि है उसको बढ़ावा मिल सके। इम्प्रूव किया जाएगा एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने का काम भी इसमें किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब इश्यूज़ क्या है इसके अंदर, इनइफेक्टिव वर्क बाय कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी है उसके द्वारा इनइफेक्टिव वर्क किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण मतलब जो इसमें क्या स्किल्ड मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि सबसे बड़ा इसमें क्या किया जाएगा कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के द्वारा इनइफेक्टिव वर्क किया जाता है। उसके अंदर जैसे स्किल्ड मैन पावर के अंदर डेफिशिएंसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में कमी होती है, तो उसका नुकसान इस एक्ट के अंदर यही कमी है कि प्रॉपर, या तो अगर जलीय कृषि के लिए भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी तभी वो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर इसके रिलेटेड रेगुलेशंस नहीं है। प्रोमोटिंग इंटेंसिव कोस्टल एक्वाकल्चर, इंटेंसिव जो कोस्टल एक्वाकल्चर है उसको प्रमोट करना, विच में हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोस्टल एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया गया है इसके अंदर, क्योंकि इसमें केवल रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है और इसके अंदर ना तो कोई अपराध के लिए कोई प्रॉपर सज़ा है और सिर्फ पेनल्टी के फाइन से काम चला लिया गया है। तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा एक्वाकल्चर, कोस्टल एक्वाकल्चर बढ़ेगा, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ सकता है किस पर, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब अपन इनिशिएटिव पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट के, जो कि एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव है। तो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ब्लू रिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 3 है। एक तो है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये स्टेटूटरी बॉडी है जो कि 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जिसका उद्देश्य था मरीन प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। ब्लू रिवोल्यूशन, इंडिया के अंदर ब्लू रिवोल्यूशन को भी बढ़ाया दिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर को इंपोर्ट करना, उसको बढ़ावा देना है, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका उद्देश्य है इंटेंसिफाई एंड डाइवर्सिफाई करना इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जिसका फोकस होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो सिंपल है, उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई इंटेंसिफाई करो एंड डाइवर्सिफाई करना है उनको, उनकी जो फिशरी, जो अपना फिश यानी मछली वाला जो सेक्टर है उसको डाइवर्सिफाई करना है और न्यू स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और अभी इसके अंदर अपने को यही है कि इसको प्रॉपरली वे हीट क्या होगा इसका, तो इसको एक्ट को प्रॉपरली इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और जो भी काम हो कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड वो इतने प्रॉपर तरीके से होने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। उससे पहले एक आपको ये CRZ जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 है उसको समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, सर्टेन कोस्टल एरियाज को डिक्लेयर किया जाता है एज कोस्टल रेगुलेशन जोन वेयर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा एंड एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर प्रोहिबिटेड, मतलब नई इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ का एक्सपांशन को प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़
एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड परमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेड नोटिफिकेशन। आप मेरी बात को समझो, इसके अंदर क्या है, सिंपल समझ लो। कोस्टल रेगुलेशन जो जोन नोटिफिकेशन 2019 है, उसके अंदर सिंपल सी 3 चीज़ें हैं। एक तो नो डेवलपमेंट जोन को प्रोवाइड किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन कहता है कि भाई एक तो नो डेवलपमेंट जोन होगा जिसके अंदर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कोस्टल एरिया को मतलब उसके अंदर होंगे। उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्ट करना इंडिया की कोस्ट लाइन फ्रॉम एनक्रोचमेंट, इरोजन एंड एक्रेशन। यानी जो कोस्ट लाइन है अगर उसका इरोजन हो रहा है तो उससे रोकने के लिए नो डेवलपमेंट जोन को भी डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा सर्टेन कोस्टल एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का सेटअप एंड एक्सपांशन प्रोहिबिटेड है एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी को रेगुलेट परमिटेड होगी एज पर द प्रोविजन। तो उस एरिया के अंदर जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वहाँ पर सर्टेन मतलब इंडस्ट्रीज़ का एक्सपांशन प्रोहिबिट होगा, कुछ को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। और CRZ नोटिफिकेशन याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। CRZ नोटिफिकेशन को इशूड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंदर CRZ नोटिफिकेशन को इशू किया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब अपने को क्या टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो केज कल्चर, सी बर्ड कल्चर, वायु कल्चर, तो ये मैं आपको लास्ट में इसकी स्नैप दिखा दूंगा। और एक छोटा सा लाइन आपने को यहाँ पे पढ़नी थी, मतलब ये वाली, 1 सेकंड, परमिटिंग सर्टेन, जैसे हेचरीज क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ों को अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। उससे पहले अपन कुछ टॉपिक शॉर्ट्स इन न्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। कल अपन ने अर्थ ओवरशूट डे पढ़ लिया था, उसके अलावा जो प्लास्टिक ओवरशूट डे पढ़ लिया था। प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब होता है कि अगर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो अपनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, तो वो प्लास्टिक ओवरशूट है, मतलब उससे एनहांस हो रहा है। और अर्थ ओवरशूट डे के अंदर एक अर्थ जो अपनी नेचुरल प्रोसेस से अगर रिसोर्सेज को जितना रीजनरेट कर पाती है उससे ज़्यादा अगर अपन उनको अपनी डिमांड है किसी पर्टिकुलर डे के दिन, तो उसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। ये हो गया है। चलो अब बेलम डिक्लेरेशन। जो बेलम डिक्लेरेशन क्या है कि मेंबर अभी एक ऑर्गेनाइज, मेरी बात सुनो, कल अपन ने एक मैप देखा था जिसके अंदर अमेजोन बेसिन वाला मैप देखा था। तो उसके अंदर कुछ कंट्रीज ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या है याद रखना, मेंबर कंट्रीज ऑफ अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन द बेलम डिक्लेरेशन। उन्होंने साइन किया है इन द ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलेम, ठीक है। ACTO जो ये अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल सोशियो एनवायरमेंटल ब्लॉक है जो फॉर्म किया गया है बाय साइनिंग ऑफ द अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी। जो कि अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी को साइन करने के बाद मतलब ये एक इंटर गवर्नमेंटल सोशल एनवायरमेंटल ब्लॉक बना है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय साइनिंग ऑफ द, मेरी बात सुनो, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सर्टेन मेंबर्स है, इन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल सोशल एनवायरमेंटल ब्लॉक फॉर्म किया है, ठीक है। जिस मतलब जो ACTO है ये एक सोशल इंटर गवर्नमेंटल यानी कुछ मल्टीपल कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो एक ब्लॉक है। और इसको साइन किसने किया गया है, इसको इस ट्रीटी के द्वारा, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी के द्वारा साइन किया गया है। इस ट्रीटी के थ्रू इन कंट्रीज़ ने मिल एक जगह बैठकर एक इंटर गवर्नमेंटल सोशल एनवायरमेंटल ब्लॉक बनाया है और जिसका नाम क्या रखा है, ACTO, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रीटी का नाम क्या है, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी। इसी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, तो बोलिविया अपन ने कल देखा था, ब्राज़ील देखा था, कोलंबिया देखा था, इक्वाडोर देखा था, गुयाना देखा था, पेरू देखा था, सूरीनेम देखा था, सरीनेम एंड वेनेजुएला देखा था, आर इट्स मेंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मेंबर्स है इसके अंदर। याद रखना कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। बेलम डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या है कि इंडिजीनियस पीपल यानी ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया है जो स्वतंत्र है, इंडिजीनियसली काम करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। इट ऑल्सो कमिट्स, इसका उद्देश्य क्या है इस डिक्लेरेशन का कि लॉन्चिंग द अमेजोन अलायंस टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अमेजोन जो फॉरेस्ट है, जो इतना मतलब अपने विश्व का अमेजोन री फॉरेस्ट है, अगर वो धीरे धीरे रेगिस्तान में कन्वर्ट, उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए अमेजोन अलायंस की उनको लॉन्च किया गया है। और लेकिन मेंबर जो कंट्रीज़ है वो उस पर्टिकुलर गोल पर, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गोल डेवलप किया, उस पर एग्री नहीं हो पाई है। मतलब धीरे धीरे स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, इसलिए इसके लिए अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आया है। नाउ इसके बाद दो टॉपिक है, पढ़ लो। डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, सिंपल लाइन में एक व्यक्ति है जो क्रेडिटर है, वो डेटर से पैसा मांगता है,
जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी व्यक्ति से पैसा मांगता हूँ, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा उस व्यक्ति को कि मैं आपके जैसे 100 रुपये मांगता हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन से, और मैं उसको बोल दूंगा कि मैं 100 रुपये में से आपके 20 रुपये माफ़ कर दूंगा, 50 रुपये माफ़ कर दूंगा, एक पोर्शन। अगर आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, एक एनवायरमेंटल जो प्रोजेक्ट है अगर उनमें इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपके डेप्ट का कुछ पोर्शन माफ़ कर दूंगा। इसको बोलते हैं डेप्ट फॉर नेचर स्वैप, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, गेबन है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि $500 मिलियन डेप्ट फॉर नेचर स्वैप डील फॉर मरीन कंजर्वेशन के लिए उन्होंने इस डील को अनाउंस किया है। तो अभी इसका मतलब समझ लो, अभी मैंने जो समझाया हिंदी में उसका मतलब जो एग्जांपल देखिए वही है। इट इज़ एन एग्रीमेंट, वहाँ पर जहाँ पर एक क्रेडिटर फॉरगो यानी माफ़ कर देता है ए पोर्शन ऑफ डेटर्स फॉरेन डेप्ट और प्रोवाइड्स करता है डेप्ट रिलीफ, या तो डेप्ट रिलीफ प्रोवाइड करता है या मतलब उसके फॉरेन डेप्ट को माफ़ कर देता है कुछ पोर्शंस को इन एक्सचेंज, क्या उसके किसके बदले में, डेटर्स कमिटमेंट टू इन्वेस्ट इन ए स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। अगर डेटर कमिट करता है कि एक स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसके कुछ पोर्शन को माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेन स्ट्रीम करना द एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी को इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेन स्ट्रीम करना द एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी एनवायरनमेंट को मुख्य फोकस करना एनवायरनमेंट के ऊपर। इन गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर नज़र आना चाहिए कि भाई एनवायरनमेंट पर पूरा फोकस है। बेटर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एंड उसके प्रॉपर्ली उससे डील करने के लिए, फ्री अप फिजिकल रिसोर्सेज को फ्री अप करने के लिए फॉर गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उससे पहले अपन ये नया पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम, अच्छा अभी तो टाइम है वैसे अपने पास। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, अभी है एक धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, उसको क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसको फाइनल अप्रूवल दी है, किसको, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, ठीक है। उससे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है क्या, तो इसका स्थापना कब हुई थी, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में आया था, मतलब इसको नेशनल जो NTCA जो बॉडी है उसको 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किसके अंदर, याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं UPSC प्रीलिम्स में, इजी वे से आ सकता है कि भाई स्थापना कब हुई, 2006 में। एक्ट कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट करने के बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चेयरपर्सन कौन है, तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके मिनिस्टर। फंक्शंस क्या है, कंडक्ट करता है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जितने भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम क्या है कि ऑल इंडिया में जितने भी टाइगर एस्टिमेशन का काम करता है। एनुअल प्लान बनाता है फॉर ऑपरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व के ऑपरेशंस के लिए एनुअल प्लान बनाता है। उसके अलावा नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड को ले डाउन करता है फॉर टूरिज्म एक्टिविटी, यानी अगर टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी स्टैंडर्ड डिसाइड करने का काम करता है। जैसे कि अभी बहुत सारे नेशनल पार्क है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो अगर टाइगर रिजर्व के अंदर कोई भी व्यक्ति अंदर जाता है तो फिर अगर वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी को चलाया जा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं और प्रोवाइड्स करता है मेजर्स, किसके लिए, एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड एनिमल्स। मैन एंड जो वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉपर मेजर्स करता है, मेजर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी अपन ये पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में आया था, याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अलावा मिनिस्ट्री कौन सी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का सबसे मेन काम क्या होता है, वो अप्रूवल देता है किसी भी टाइगर रिजर्व को। अगर अप्रूवल कहाँ से मिलेगी, तो NTCA, उसको फाइनल नोटिफाई किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है, जैसे कि कोई टाइगर रिजर्व है तो उस पर फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दी जाती है, अप्रूवल तो देगा जो NTCA अथॉरिटी है, उसके बाद वो उसको रिकमेंड कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई कर देंगे कि नाउ फ्रॉम टुडे इट इज़ द टाइगर रिजर्व। तो अभी नेशनल टाइगर रिजर्व जो कौन सा 54 टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, और उसके राजस्थान में 5वें नंबर का है और इंडिया के अंदर 54वें नंबर का है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से, एक तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी। राजस्थान के अंदर 4 ऑलरेडी है, एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी, और उसके अलावा 5वें नंबर का आ गया है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व देखो मैंने बता दिया था, नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द NTCA, और किस एक्ट के अंदर आता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
मैंने आपको शायद एक बार गलती से ये बता दिया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1986 बोला था, वो 1972 है, ठीक है, ये याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, है ना, ठीक है। अभी अपन यहाँ आ गए हैं। अब ए टाइगर रिजर्व कंसिडर्ड एज क्रिटिकल फॉर टाइगर कंजर्वेशन, एक टाइगर रिजर्व को मतलब का मेन काम क्या होता है कि टाइगर को कंजर्व करना। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया। कोर एरिया के अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरी स्टेटस होता है, मतलब उसके अंदर जो कोर एरिया होता है उसके अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरी स्टेटस उसको दिया जाता है। उसके अंदर मानव की छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और बफर एरिया के अंदर लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, वहाँ पर लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। की इनिशिएटिव टू प्रोजेक्ट टाइगर, एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम सुना हो ऑलरेडी, सबने सुना होगा, फिर भी अपन उसको समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर है जो किसको प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973। 1972 के अंदर तो अपने यूनाइटेड नेशन के जो एनवायरनमेंट प्लान आए थे, ठीक है, तो उसके बाद 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रली, और उस टाइम गवर्नमेंट कौन सी थी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। और प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में आया था। टाइगर कंजर्वेशन प्लान एंड टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट। टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक तो टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाया जाएगा, एक टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ट्रैफिक टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट टू इंडियाज एंटी पोचिंग एफर्ट्स, एक ट्रैफिक इनिशिएटिव है, तो उसका काम क्या है, वो फैसिलिटेट करेगा इम्प्रूवमेंट इन इंडिया की जो एंटी पोचिंग एफर्ट्स है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्रैफिक इनिशिएटिव है। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, और साथ साथ में इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, एक तो अमस्ट्रिप्स, एक ये एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऐप है, उसका काम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस, टाइगर की इकोलॉजिकल स्टेटस एंड जो इंटेंसिव प्रोटेक्शन के लिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम है वाला एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और प्रोजेक्ट ई बर्ड टेक्नोलॉजी फॉर टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट ई बर्ड टेक्नोलॉजी है। वो अनमैन्ड, ये जो अपन नहीं बोलते इसको ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स का यूज किया जाएगा फॉर किसके लिए, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग टूल के लिए, किसके लिए कि भाई टाइगर की सर्विलेंस के लिए। एक कंजर्वेशन जेनेटिक्स यूज किया जाता है लो टाइगर डेंसिटी एरिया, लो टाइगर डेंसिटी एरिया के अंदर यूज किया जाता है ताकि अपन टाइगर प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सके कि ये वास्तव में यहाँ टाइगर है या नहीं है, ठीक है। इन रिलेटेड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी क्लियर किया है कि इसको NTCA इन प्रिंसिपल, मतलब जो NTCA ने एक अप्रूवल दी थी किसको, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए टाइगर रिजर्व, यानी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी फ्यूचर में एक टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा, तो उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक तरह से क्लियरेंस दे दी है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे ये भी एक तरह से टाइगर रिजर्व बन जाएगा। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फ्यूचर की न्यूज़ है, अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक टॉपिक और बच रहा है, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सेंडर्स वुड। रेड सेंडर्स वुड क्या होता है कि एक तरह से जो अपन क्या बोलते हैं फौना, मतलब पादप प्रजाति है जिसके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में क्या है, तो DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द किसके अंदर आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सेंडर्स वुड सोर्स फ्रॉम प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड, उसको अमेंड कर दिया गया है। जो रेड सेंडर्ड वुड है, जो लकड़ी है, उसको जो प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड से आती है उसको अमेंड कर दिया गया है, मतलब उसकी पॉलिसी के अंदर। अमेंडमेंट वर इशूड अंडर द पावर कन्फर्ड बाय द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है 2023, और एक फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 उसका पावर के तहत इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। रिसेंट अमेंडमेंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एन एनुअल एक्सपोर्ट कोटा फॉर आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड रेड सेंडर्स, जो आर्टिफिशियली जो प्रोपगेटेड रेड सेंडर्स होते हैं, एंड जीरो एक्सपोर्ट कोटा होता है फॉर वाइल्ड स्पेसिमेंस ऑफ रेड सेंडर्स। मेरी बात समझो, अभी क्या है कि रिसेंट अमेंडमेंट अलाउ करते हैं, रिसेंट जो अमेंडमेंट्स है वो अलाउ करते हैं एक एनुअल एक्सपोर्ट कोटा, वो डिसाइड कर देंगे भाई इतना कोटा रहेगा फॉर आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड रेड सेंडर्स एंड जीरो एक्सपोर्ट कोटा फॉर वाइल्ड स्पेसिमेंस ऑफ रेड सेंडर्स। यानी जो रेड सेंडर के अंदर एक तो वाइल्ड वाली प्रजाति है, एक आर्टिफिशियल प्रजाति है, तो उसके लिए एनुअल कोटा डिसाइड कर लिया जाएगा, एनुअल एक्सपोर्ट कोटा डिसाइड कर लिया जाएगा, और जीरो एक्सपोर्ट कोटा डिसाइड कर दिया जाएगा किसके लिए, वाइल्ड जीरो एक्सपोर्ट कोटा, मतलब उसके अंदर जीरो एक्सपोर्ट किया जाएगा किसके लिए, वाइल्ड जो जंगल वाली प्रजाति है उसके लिए, ठीक है।
रेड सेंडर का मतलब समझ लो, ये फ्लोरा एक प्रजाति है। टू डिस्टिंक्ट ट्रेड ऑफ फॉरेस्ट इन ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। और ये वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री स्पीसीज है जो कि मेच्योरिटी 25 से 40 साल के अंदर मेच्योर्ड होता है। उसके अलावा ये सूखे से रेसिस्टेंट यानी सूखा विरोधी है, ठीक है। उसके अलावा लोकली नोन एज येरा चंडनम रक्ता चंडनम, इसको लोकल वहाँ पे क्या नाम है इसका, येरा चंडनम बोलते हैं या रक्त चंडनम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, एक तो इसकी हाई डिमांड होती है एशिया के अंदर, जहाँ पर चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। किसके लिए, एक तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के अंदर, मेडिकल प्रोडक्ट के अंदर एंड हाई एंड फर्नीचर। सुनो मेरी बात, इसका कहाँ यूज़ किया जाएगा, एक तो कॉस्मेटिक्स के अंदर, एक मेडिकल प्रोडक्ट के अंदर, एक हाई एंड फर्नीचर प्रोडक्ट के अंदर। ये क्वेश्चन तो बहुत आता है, जनरली आता ही रहता है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कॉस्मेटिक में, मेडिकल प्रोडक्ट में और हाई एंड फर्नीचर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया जाएगा किसका, रेड सैंडर्स फूड का। याद रखना, जो ये पादप ट्री है इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 4। और जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स के हिसाब से, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के हिसाब से अपेंडिक्स 2 यानी अपेंडिक्स सेकंड है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। अभी आपको मैं इसके जो अपने टॉपिक अपने जो केज वाला था, केज कल्चर और सी बीड कल्चर है, उसकी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उनको समझने के लिए। ये देखो केज कल्चर वाला, इसके अंदर देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक तरह से ये बने हुए हैं फिश के लिए, जिससे पानी बाहर निकल जाता है और अंदर फिश फंस जाती है, मतलब जो मछली फंस जाती है, ठीक है। मछली का जाल है ये, ठीक है। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये सी बीड कल्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि देखो ऐसे पादप होते हैं जो फूल टाइप के होते हैं, जो क्या होते हैं कि समुद्र के ऊपर सिर्फ उगते हैं और तैरते हैं। और ये देखो आप इसका फ़ोटो देख सकते हो आप, छोटे छोटे से प्रोडक्ट होते हैं जो कि समुद्र में ऑटोमेटिक समुद्र के ऊपर उगते हैं। ये देखो ये दो आदमी इसको ऊपर से हटा रहे हैं और ये जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। ये बी वाल्व कल्चर है। इसके अंदर क्या है कि देखो शंख होते हैं और धीरे धीरे इन शंखों का मतलब प्रोडक्शन किया जाता है और अलग अलग शंख को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। शंख बोलते हैं इसको हिंदी में। ये है मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर। इसके अंदर क्या होता है, आपने कभी देखा हो मूवीज़ के अंदर कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एक कांच की बरनी होती है, कांच का जो मतलब शेड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि 10-20 मछलियाँ होती है, उनको दाना डाला जाता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ कर देती है। तो वैसे ही एक कांच का मतलब एरिया डेवलप कर दिया जाता है, इसके अंदर बड़ा है इसके अंदर, और धीरे धीरे वहाँ पे जो मछली के लिए दाने डाल दिए जाते हैं, धीरे धीरे मछलियाँ बड़ी होती जाती है और इसको बोलते हैं फिश ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, ठीक है। लिखा हुआ है एक्ट परमिट करता है हैचरीज यानी समुद्र के मछली के जो जहाज होते हैं उसको परमिट करता है। उसके अलावा न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर यानी इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल जो फिशेज होती है या मेल और फीमेल जो भी पादप प्रजातियाँ होती है उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और नए मतलब एग्स का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि अगर एग्स को मतलब जब एग्स प्रोड्यूस होंगे उससे पहले मछली को प्रॉपर उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रॉपर उसको खाना दिया जाता है, प्रॉपर सारी चीज़ें दी जाती है, उसको बोलते हैं ब्लड स्टॉक, जो ब्लड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश की जाएगी किसके अंदर, नो डेवलपमेंट जोन। पहले नो डेवलपमेंट जोन के अंदर कुछ अलाउड नहीं था, सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड थी। जो अपन ने यहाँ पढ़ा कि नो डेवलपमेंट जोन के अंदर क्या कि को इसलिए डेवलप किया जाता था ताकि कुछ भी एरोजन ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो। लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर परमिट कर दिया गया 2023 वाले एक्ट के अंदर, एक तो हिचरीज यानी कि समुद्र मतलब जो मछली के जहाज है, उसके अलावा मछली की ब्रीडिंग सेंटर है और जो ब्लड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। नो डेवलपमेंट जोन ऑफ सीज एंड बफर जोन ऑफ क्रीक्स, रिवर्स एंड बैक वाटर्स, ठीक है। तो अपन ने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मुझे लगता है कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप 1.25 करके देख लेना। मेरी अगर आवाज़ में कुछ भी इश्यू हो या कहीं पे भी कुछ भी कमी हो, आपको लगता हो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए वीडियो को और आगे से आगे इसको सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।